वालेकुम। आज का हमारा यूनिट वाइटल साइन में रिस्पायरेशन है कि रिस्पायरेशन जो कि हमारे पास एक वाइटल साइन है उसको हम किस तरह मेजर करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास रिस्पायरेशन पे इफ़ेक्ट होते हैं। रिस्पायरेशन में हम एपनिया पढ़ेंगे, टेकिपनिया पढ़ेंगे और ब्रेडिपनिया पढ़ेंगे। तो रिस्पायरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन ये जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, सांस को अंदर ले जाते हैं और बाहर लेकर आते हैं, तो इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। एक सेलुलर रिस्पायरेशन होते हैं जो कि सेल के लेवल पे होता है, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये यहाँ पे रिस्पायरेशन वाइटल साइन में ब्रीथिंग मुराद हैं। इसमें हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, एक इनहेलेशन होते हैं, एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन दैट रिफर टू द इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स, कि हवा को, एयर को अंदर लंग्स में लेकर जाना, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन किसे कहते हैं कि जब रिफर टू द ब्रीथिंग आउट और द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। लंग्स से गैसेस को बाहर लेकर आना, ये मीन्स सांस को एक सांस के ज़रिए एयर को अंदर लेकर जाना, उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। और सांस के ज़रिए एयर को बाहर लेकर आना, इसको एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। वेंटिलेशन इज़ आल्सो यूज टू रिफर द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। और हमारे पास एयर्स को लंग्स के अंदर लेकर जाना और लंग्स से बाहर लेकर आना, इसके लिए भी हम जो है वेंटिलेशन भी हम यूज़ करते हैं। वेंटिलेशन भी इसके लिए यूज़ होते हैं कि एयर को अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आना लंग्स से। टाइप ऑफ ब्रीथिंग के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है थोरेसिक चेस्ट ब्रीथिंग, एक कोस्टल ब्रीथिंग जो कि हम चेस्ट के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं। मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इसके ज़रिए हमारे पास मूवमेंट चेस्ट जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ आता है और इसे कहते हैं कोस्टल या थोरेसिक चेस्ट ब्रीथिंग। और नॉर्मल मेल में जो हमारे पास है चेस्ट ब्रीथिंग नॉर्मली होती है कि अगर हम जो है चेस्ट को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं ब्रीथिंग के साथ, तो ये कोस्टल ब्रीथिंग है। और एक होती है डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइव फ्रॉम कंट्रैक्शन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, कि हमारे पास एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग में क्या होता है कि हमारी एब्डोमेन जो है वो भी मूवमेंट करता है ब्रीथिंग के साथ। और किड्स आर एब्डोमिनल ब्रीथिंग, एमसीक्यूज़ के तौर पे आप याद रख ले कि छोटे बच्चे जो हैं वो थ्रू एब्डोमेन जो है वो ब्रीथिंग के दौरान उसका एब्डोमेन ऊपर नीचे जाता है, और ये डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है बच्चों में। फैक्टर इफेक्टिंग, अब हमारे पास फैक्टर जो रिस्पायरेशन को इफेक्ट करते हैं। रिस्पायरेशन इंक्रीज विद रिस्पायरेशन इंक्रीज होता है एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मस्कुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते हैं, तो इससे हमारे पास रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, CO2 ज़्यादा बनता है, उसे बाहर निकालना होता है। दूसरा हमारे पास स्ट्रेस रेडीज द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। स्ट्रेस के दौरान बॉडी जो है उसमें फाइट या फ्लाइट के लिए बॉडी रेडी करते हैं, ख़ुद को इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उस दौरान भी हमारे पास ब्रीथिंग रिस्पायरेशन इंक्रीज होती हैं। इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हमारे बॉडी में टेम्परेचर जो सेंसर रिसेप्टर हैं वो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो आपके रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग को इंक्रीज़ कर लेते हैं। एंड लोअर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट इंक्रीज एल्टीट्यूड, और अगर आप किसी ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है कंसंट्रेशन कम होती है, तो तब आपका जो है लंग्स एफर्ट करते हैं, लंग्स अपने रिस्पायरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा गेन के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड के साथ जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तब भी आपके पास रिस्पायरेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जो कि रिस्पायरेशन को डिक्रीज़ करते हैं। उसमें क्या है कि डिक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में जो है एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी वो कम होते हैं, तब हमारे पास रिस्पायरेशन कम होता है। सर्टन मेडिकेशन जस्ट लाइक नारकोटिक्स, हमारे पास कुछ मेडिकेशन जो नारकोटिक्स हैं वो हमारे ब्रीथिंग रिस्पायरेशन लेवल को कम करते हैं। और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने से भी हमारे पास रिस्पायरेशन कम होता है। क्यों?
क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने से हार्ट रेट हमारे पास बढ़ता है, और हार्ट रेट जो जब बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि रिस्पायरेशन जो है वो कम होती है। कहते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका इंक्रीज है तो उस कंडीशन में आपकी रिस्पायरेशन जो है वो डिक्रीज होगी। एसिसिंग, जब भी हम रिस्पायरेशन एसिस करते हैं हमने 4 चीज़ें एसिस करनी होगी। अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल है, अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल है तो उसको यूपनिया कहेंगे, यूपनिया व्हेन रिस्पायरेटरी रेट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर रिस्पायरेटरी रेट एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन है तो ये हमारे पास एपनिया है। ये रेट पर मिनट रिस्पायरेटरी रेट में हमारे पास अगर एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन तो ये हमारे पास क्या है, एपनिया है। अगर एपनिया कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन। टेकिपनिया, अगर रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होता है, अगर रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास इंक्रीज है तो इसको हम टेकिपनिया कहेंगे। आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास 12 to 20, 12 to 18 डिफरेंट बुक्स पे डिपेंड करता है, कहीं पे कौन सा होता है। लेकिन जो हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट हैं वो 12 से लेके 20 तक होता है। लेकिन कई बुक्स में आगे ज़्यादा हो जाता है, कई बुक में किस तरह लिखा होता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास वो 12 to 18 एवरेज हैं। और ब्रेडिपनिया भी आप चेक करेंगे, अगर रिस्पायरेटरी रेट उसका 12 से कम है, नॉर्मल से अगर रिस्पायरेटरी रेट कम है तो इसको हम ब्रेडिपनिया कहेंगे। तो ये 4 टर्म आप याद रख लें कि असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेशन के दौरान हम यूपनिया, अगर नॉर्मल रिस्पायरेशन है, अगर एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन है तो उसको हम एपनिया कहेंगे, अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा तो उसको हम टेकिपनिया कहेंगे, अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से कम है तो उसको हम ब्रेडिपनिया कहेंगे। एसेसिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हम डेप्थ चेक करते हैं। अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल है हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट, या शैलो है रिस्पायरेटरी रेट, अगर उसका डेप्थ, उसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये हमारे पास शैलो होगा, या डीप है तो तब हम चेक करते हैं। तो ये 3 चीज़ें भी हमने असेसमेंट के दौरान चेक करनी होगी। उसके बाद रिस्पायरेटरी रिदम के किस रिदम के साथ जो है आपका हर रिस्पायरेटरी रेट जो है, आपका हर ब्रीथिंग जो है जिसकी वजह से चेस्ट ऊपर नीचे जाती है, ये रेगुलर बेस पे जाती है या इरेगुलर। अगर रेगुलर है तो आप रेगुलर मार्क करेंगे, या इरेगुलर होगा तो आप इरेगुलर मार्क करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने एसेस करनी है। रिस्पायरेटरी रेट की क्वालिटी भी आप चेक करेंगे, या करेक्टरिस्टिक्स आप जो हैं रिस्पायरेटरी रेट का चेक करेंगे। क्वालिटी क्या है कि एफर्टलेस ब्रीथिंग, के ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल उसकी हो रही है, ब्रीथिंग के लिए वो उस पेशेंट को कितनी एफर्ट करनी पड़ रही है ये आप चेक करेंगे। ब्रीथिंग विद सब्सटेंशियल एफर्ट, लेबर्ड ब्रीथिंग, हाँ ब्रीथिंग के साथ जो है वो चेस्ट के साथ डायफ्राम, चेस्ट के साथ एब्डोमिनल मसल यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई और एफर्ट जो है वो यूज़ करता है ब्रीथिंग के लिए, मींस उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल है नहीं है, तो ये भी आप चेक करेंगे। हाइपोवेंटिलेशन, इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास आता है हाइपोवेंटिलेशन रिफर टू वेरी शैलो रिस्पायरेशन। अगर उसकी रिस्पायरेशन वेरी शैलो है, मीन्स उसकी वजह से रिस्पायरेशन जो है चेस्ट सही ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, उसको ब्रीथिंग जो है वो डीप नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोवेंटिलेशन होगी शैलो रिस्पायरेशन की वजह से। और मीन्स उसे सही ऑक्सीजन सही नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और उसका CO2 जो है वो अच्छे तरीके से बाहर नहीं लेकर जा सकेगा। और अगर हमारे पास क्या है कि उसकी जो है हाइपर वेंटिलेशन है, दैट इज रिफर टू डीप रैपिड रिस्पायरेशन, अगर उसकी रिस्पायरेशन रैपिड भी है और डीप भी है जिसकी वजह से वो एक मीन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा एयर अंदर लेकर जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे हाइपर वेंटिलेशन। तो ये 4 चीज़ें भी आप लोगों ने चेक करनी है कि ब्रीथिंग जो है उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, अगर एफर्ट कर रहे हैं तो कौन से मसल यूज़ कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल यूज़ कर रहे हैं, कोई किस तरह एफर्ट ले रहे हैं आप। उसके बाद फिर हाइपोवेंटिलेशन चेक करें कि हाइपोवेंटिलेटेड है पर्सन या हाइपर वेंटिलेटेड है। ये हमारे पास एज रिलेटेड रिस्पायरेशन है कि एज के साथ रिस्पायरेशन जो है वो कम होती हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मल जो है
न्यूबॉर्न में रिस्पायरेशन 35 होती हैं, 30 से लेकर 60 तक नॉर्मल रेंज है। 1 ईयर तक बढ़ जाए तो वो 30 हो जाती हैं, 5 to 8 ईयर ये 20 हो जाती हैं। तो एज के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास रिस्पायरेशन जो है वो कम होती है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। पहला हमारे पास है टेकिपनिया। अगर आपके नॉर्मल लेवल से रिस्पायरेशन ज़्यादा है तो टेकिपनिया कहेंगे। ब्रेडिपनिया अगर नॉर्मल लेवल से रिस्पायरेशन से कम है तो ब्रेडिपनिया कहेंगे। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन। डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन रिस्पायरेशन। और टॉपनिया मीन्स अगर पोजीशन के हवाले से आपकी रिस्पायरेशन में चेंज आती है, मीन्स लेटे हुए आपकी रिस्पायरेशन रेट और है, बैठे हुए आपकी रिस्पायरेटरी रेट और है, तो इसके और टॉपनिया प्रोडक्टिव कफ में जो है वो भी आपकी रिस्पायरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ भी आपके फ़र्क लाते हैं। एंड है हीमोप्टेसिस। अगर आपके पास फूट वगैरह में जो है ब्लड वगैरह आता है तो तब मीन्स जब आपको कफ होता है सीवियर कफ, तब भी आपका रिस्पायरेटरी रेट जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम था। रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेशन हम किस तरह मायर करेंगे। वाइटल साइन, बाकी वाइटल साइन की जो है हम इंशाल्लाह उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको चैनल में देंगे, जहां आपको डेमो के ज़रिए आपको समझाया जाएगा कि रिस्पायरेशन हम किस तरह मायर करते हैं।